बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है। रियल एस्टेट के अंदर एक और एसआरओ आया है 11 तारीख को, एसआरओ 144, जो इन कंटिन्यूएशन ऑफ एसआरओ 1724 आया है। यानी कराची की जो प्रॉपर्टी है जिसको उन्होंने स्क्वायर फिट में किया था और उसमें बेतहाशा कन्फ्यूजन था कि किस तरह से उसे कैलकुलेट किया जाएगा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और उससे ऊपर के जो फ्लोर्स हैं क्या एक ही रेट पे कैलकुलेट होंगे, और इसी तरह बेसमेंट है, और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो नाले के पास है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो एमनेस्टी प्रॉप उस पर बनी हुई है प्लॉट्स पे, और बहुत सारी और चीज़ें थी, तो उनको इस SRO 144 में क्लियर किया है। और उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहता हूँ आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि रियल इस्टेट एक ऐसी चीज़ है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या लोकल हो, दोनों के लिए इसमें बड़ा कंसर्न है। और टैक्स पेयर्स जो होते हैं, यानी सीनियर लेवल के भी, सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनका भी, और जो लोग यंग हैं उनका भी, तो ये काफ़ी ऐसा एक टॉपिक है जिसको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है इस वक्त वो 241.4 मिलियन है, यानी कि तकरीबन हम कोई 24 करोड़ 14,90,000 हैं, जो कि दुनिया की पॉपुलेशन का 3% बनता है। और हम कोई फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एस्टिमेटेड हाउसेज हैं वो 32 मिलियन है, 3 करोड़ 20 लाख घर हैं एस्टिमेटेड। और शॉर्टफॉल अभी 1 करोड़ से ज़्यादा घरों का है, रफली 1 करोड़ घरों का शॉर्टफॉल है। अब जो इसमें अहम बात यह है कि हमारा जो, अगर आप डिवाइड देखें कि हमारे पास कितने लोग हैं जो अर्बन एरिया में रहते हैं और कितने जो हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं, तो रफली 32 और फिर 68 का स्प्लिट है। ये 32% जो है वो अर्बन है और 68% रूरल रीजन्स में लोग रहते हैं। और अगर हम फैमिली स्ट्रक्चर को देख लें, तो जो हाउस होल्ड जिसे हम कहते हैं कि जहाँ एक कॉमन किचन को शेयर किया जाता है, उसे हमारी डेफिनेशन में हाउस होल्ड कहा जाता है। मगर जो पॉवर्टी लाइन है, और ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बड़ी अहम बात है कि हमारे यहाँ पॉवर्टी जिस अर्बन एरिया के अंदर जो 3,900 रुपये कमा रहा है और जो रूरल एरिया में 3,200, उसको हम समझते हैं कि पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं है, पॉवर्टी लाइन पर है। तो हमारे यहाँ एवरेज जो 5 पॉइंट यानी कि तकरीबन 5 करोड़ लोग हैं जो टच कर रहे हैं पॉवर्टी लाइन या उससे नीचे हैं। और पाकिस्तान का डायनेमिक्स कुछ इस तरह है कि पहले 60s में ये है, हम अब वाटर अबेंडेंट कंट्री थे, 6,000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा जो था पानी अवेलेबल था, और अब वो 1,017 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पानी है। अब बहरहाल हाउसिंग की जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है वो कंट्री का 34% रफली बनता है, इसमें हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। और वैसे इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर है, और अगर कहा देखा जाए तो 30.3 डिग्री नॉर्थ और 69.3 डिग्री ईस्ट में लोकेटेड है, और 33rd लार्जेस्ट कंट्री है, जो कि 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है, जो कि वर्ल्ड का 0.5% बनता है। तो सारी अल्लाह ने हमें रिसोर्सेज दी हैं। हमारे पास डेजर्ट है, हमारे पास फॉरेस्ट है, हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, रिवर्स हैं, मतलब एक इस एरिया में जो 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में हर वो चीज़ है जो जो कि अल्लाह की नेमत है, पहाड़, हर चीज़ है। अब पाकिस्तान का जो मॉनिटरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई थी, अब तो ग्रे एरिया से हम निकल आए हैं, मगर जो आर्टिकल 3 है वियना कन्वेंशन का, यूनाइटेड नेशन का जो वियना 1988 का कन्वेंशन आर्टिकल 3 है, उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को और काउंटर टेररिज्म जो है, काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को, उसकी मॉनिटरिंग में थे हम। और हमारे ऊपर एक और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कर दी गई थी, वो डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंस बिजनेस पर्सन का लॉ था। गर्ज के 3 साल से जो रियल इस्टेट है वो बहुत प्रेशर में था। इस वक्त भी जो प्राइजेस हैं वो सीमेंट की बोरी 1,000 से बढ़ के 1,200 हो चुकी है, जो स्टील है वो 1,80,000 से 2 लाख तक पहुंच गया है, और रियल इस्टेट हमारा 6% ऑफ द GDP है, तो इसको इग्नोर भी आप जाहिर नहीं कर सकते। तो एक रिफॉर्म अभी इस पर बन रहे हैं, उसमें एक ये भी तजवीज़ दी गई कि FED ख़त्म कर दिया जाए। फिर ये भी तजवीज़ है कि 1 करोड़ तक की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर फाइलर नॉन फाइलर का डिफरेंस भी ख़त्म कर दिया जाए। ये भी तजवीज़ है कि फाइलर और लेट फाइलर के
जो एक क्लासिफिकेशन कर दी गई थी उसे भी ख़त्म कर दिया जाए, 7E को और कैपिटल वैल्यू टैक्स को भी ख़त्म कर दिया जाए। इवन जो ट्रांजिशनल एडवांस टैक्सेस हैं 236 के सेक्शन के, उनको भी कम किया जाए। सेलर के ऊपर भी 4% से कम करके 2% कर दिया जाए, और बायर के ऊपर भी जो है वो उसको कम करके 0.5% तक भी तजवीज़ है कि दे दिया जाए। उसके ऊपर क्या अपडेट्स हैं अभी तक उसके ऊपर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन ये जो SRO 144 आया है इसमें इन्होंने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया है। और ये मैं दोबारा कह दूं कि SRO 1724 जिसमें ये हुआ था कि कराची की वैल्यूज़ को पर स्क्वायर फुट पर डिफाइन कर दिया गया था, और उसमें कन्फ्यूजन था बिल्कुल कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और उससे ऊपर के फ्लोर जो है एक ही रेट पे उनको कैलकुलेट किया जा रहा था, जो कि पहले नहीं था। तो उन्होंने वापस जो पहले का स्टैंडर्ड था कि ग्राउंड फ्लोर का जो रेट होता है उससे ऊपर वाले फ्लोर का 25% ले लिया जाता है, और फिर इसी तरह उसका एक मैकेनिज्म मौजूद है कि किस तरह किया जाए। तो इन्होंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को, कमर्शियल प्रॉपर्टी को, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को दोबारा से डिफाइन किया है, और ये SRO में शेयर भी कर लूँगा, वैसे इनकी वेबसाइट पर भी मौजूद है। इसके अंदर इन्होंने एक टेबल दिया कि भाई किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, और उसमें एक और चीज़ भी इन्होंने मेंशन की है कि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है अगर वो 5 साल तक की है तो क्या रेट होगा, और 5 से 10 साल है तो उसके अंदर फिर मजीद एक 5% का रिडक्शन है। 10 से 15 साल पुरानी है तो उसमें 7.5% की रिडक्शन है। 15 से 25 साल पुरानी है तो मजीद 10% की रिडक्शन है इस रेट से जो इस टेबल में दिया है। और अगर 25 साल से पुरानी है तो वो प्लॉट की वैल्यू पर कैलकुलेट की जाएगी। इसी तरह जो बिल्डअप प्रॉपर्टी जिसके अंदर फ्लैट्स वगैरह आ जाते हैं, उसके अंदर अगर 5 से 10 साल पुराना फ्लैट है तो 10% की रिडक्शन है, और 10 से 20 साल पुराना है तो 20% की उसमें रिडक्शन है टैक्स में, जो वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू में। और 20 से 30 साल पुराना है तो 30% की, और अगर 30 साल से ज़्यादा है तो 50% की। फिर इन्होंने एक चीज़ और भी डिफाइन की है कि प्रॉपर्टी को, जैसे हाई राइज बिल्डिंग होती है तो हाई राइज बिल्डिंग की डेफिनेशन भी बता दी है। बेसमेंट में 20% का रेट दे दिया है, और इसके अलावा फ्लैट्स को अलग डिफाइन कर दिया है कि अगर किचन अलग है और उसका, तो उसको ये, ताकि ऐसा ना हो कि एक बिल्डिंग के अंदर एक ही रेट पे कैलकुलेट कर लिया जाए और ऊपर के फ्लैट्स को अलग। तो अगर जो फ्लैट है तो इंडिपेंडेंट यूनिट है उसका अलग मेजर दिया हुआ है, तो इसको ज़रा इन्होंने डिटेल में दिया है। लेकिन जो इन्होंने इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है उसको उन्होंने थोड़ा वहाँ पर क्लैरिटी की ज़रूरत है, उसको उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है जो जिससे कुछ कन्फ्यूजन बन रहा है। बहरहाल वो इन्होंने जो पॉइंट C में लिखा है कि बिल्डअप इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वैल्यू इज पर स्क्वायर फुट ऑफ द एंटायर प्लॉट एरिया प्लस कवर्ड एरिया ऑफ द प्लॉट पर स्क्वायर फुट। तो ये ऐसा लग रहा है अपेरेंटली कि 2 दफ़ा चार्ज होगा। पहले प्लॉट की वैल्यू भी पूरी कैलकुलेट की जाएगी, मसलन अगर 1 एकड़ का प्लॉट है तो स्क्वायर फुट में कन्वर्ट करेंगे तो 43,560 स्क्वायर फुट बन जाएगा, और उसके ऊपर अगर कंस्ट्रक्शन हुई हुई है 50-60 हज़ार या 70,000 स्क्वायर फीट की तो वो अलग से कैलकुलेट होगा। तो दोनों को अगर प्लस करते हैं तो ये तो एक ज्यादती होगी कि डबल कैलकुलेट हो रहा है। तो इसके अंदर ऐसा होना चाहिए था कि या तो कवर्ड एरिया अलग से कैलकुलेट हो जाता, और अगर ओपन कोई साइड में उसके जगह जो है उस उनको अलग कैलकुलेट किया जाता। पर यहाँ डुप्लीकेशन है तो पॉइंट C के ऊपर ज़रूर हमें इस पर क्लैरिटी की मैं कोशिश करूँगा कि इसकी ली जाए। बाकी रेजिडेंशियल को तो इन्होंने वाज़ेह तौर पे कर दिया, और उसमें काफ़ी डिटेल में इन्होंने ये भी हद तक के डिफाइन कर दिया कि अगर कोई प्रॉपर्टी नाला फेसिंग है, कोई कमर्शियल फेसिंग है, उसके क्या रेट होंगे। कोई स्कूल को और मॉस्क को फेस करती है, रेयर का कोई प्लॉट है जो, या ट्राइंगल में प्लॉट है, तो उन सब को भी उन्होंने 20% की रिडक्शन दी है। बहुत डिटेल के अंदर ये SRO आया है, और इससे मासेस जो है, जनरल जो है, उनको तो काफ़ी क्लैरिटी हो गई। सिवाय इस इंडस्ट्रियल प्लॉट के ऊपर इस पर कन्फ्यूजन हो गया, या तो ये डबल में जा रहा है, या फिर ये अगर इनकी लैंग्वेज इसमें यहाँ क्लियर नहीं है SRO में, या तो इस तरह होना चाहिए था कि सिर्फ प्लस जो इन्होंने लिखा है, इससे ये भी लग रहा है कि आप कंस्ट्रक्शन वाली प्रोसेस ले लें और बाकी की जो जगह बचती है वो भी लगती है। और यूं भी ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 दफ़ा कैलकुलेट किया जाए, कि पहले पूरा प्लॉट कैलकुलेट कर लिया जाए और फिर कंस्ट्रक्शन। तो दोनों सूरतों के अंदर बहरहाल इसकी क्लैरिटी की ज़रूरत है। यानी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई कंस्ट्रक्टेड कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्लॉट है और वो पूरा बना हुआ है तो पूरा चले ले लिया, लेकिन अगर उसके अंदर जगह छोड़ी जाती है पार्किंग की और दूसरी जगहों की, तो वो फिर अलग से कैलकुलेट होगी ओपन प्लेस या क्या होगा। तो उसके अंदर इन्होंने जो लिखा कि बिल्डअप इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वैल्यू इज पर स्क्वायर फीट ऑफ द एंटायर प्लॉट। अब एंटायर प्लॉट एक ऐसी चीज़ है जिसने कंफ्यूज कर दिया। एंटायर प्लॉट एरिया प्लस कवर्ड एरिया ऑफ द प्लॉट पर स्क्वायर फीट। तो एक ये सिवाय इस पॉइंट C के बाकी चीज़ों में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी दी है, मैं इसको शेयर भी करूँगा।
आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखते हैं, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि एफडी के ऊपर और जो ट्रांजिशनल एडवांस टैक्सेस हैं और जो लिमिट दी जा रही है कि जो फर्स्ट टाइम बाय करेगा उसको कितनी लिमिट दे सकते हैं, तो अभी जो रिफॉर्म्स उसके ऊपर आते हैं तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।